तो एकाएक मुझे एक मौका मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई और पूछा गया कि भाई आप इसरो में आके जो चांद वाला जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट में क्या आप आके शामिल होंगे। जैसे उन्होंने कहा कि और ये प्रेसिडेंट कलाम की जो ख्वाहिश है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट आप बनाएंगे और वो जाकर चांद पे गिरेगा। जैसे उन्होंने कहा चांद पे गिरेगा, अभी भी जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं बोला कि ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा। फिर वो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट चांद पे जाकर मून इम्पैक्ट प्रोब में 22 मिनट तक काम, सिर्फ 22 मिनट के लिए हमने 4 साल तक काम किया और वो 22 मिनट में काम किया सक्सेसफुली। उसने बहुत सारे गैसियस स्पीशीज उसने देखे और पानी वाटर जो H2O है बहुत ही कम मकदार में H2O है, उसका डिस्कवरी जब पहले अगर किसी ने किया इन सीटू मतलब ऑन साइट किया है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट ने किया। लेकिन स्पेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आपने अभी बताया इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनीज में यानी तो बाहर दूसरे कंट्रीज में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हम लोग सिर्फ एक लेबर की तरह क्यों जाएं? हम लोग जाकर गल्फ में सिर्फ एसी टेक्नीशियन क्यों बने? गल्फ में आज दुबई जो है एक पहला कंट्री है इंडिया के बाद जिसका सैयारा प्लैनेट मार्स में पहले अटेम्प्ट में पहुंच चुका है और दुबई की तरफ से एक रोवर जाकर चांद पे उतरने वाला है। तो आप स्पेस साइंटिस्ट बनकर दुबई जाइए आप। मैं तेलुगु में पहले स्टैंड आउट कर रहा था, क्यों? क्योंकि टीचर्स की वजह से। तो मैं सारे टीचर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप ही के हाथ, आप ही के दारो मदार है ये बच्चों की ज़िंदगी। आप ये बच्चों को अगर इंस्पायर करें, ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। मकबूल साहब, हम ब्रेक से पहले ये बात देखिए कि स्पेस को एक जनरल सेंस में हमने समझने की कोशिश की, फिर इसरो, फिर नासा, इसके जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, उस पर हमने बात की। आपका जो इसरो से एसोसिएशन रहा है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स आप हेड करते हैं, जो टीम में आप रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ऐसे पीएचडी इसरो के सेंटर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में किया। फिर उसके बाद मैं डीएई वाले एक सेंटर में मैं फैकल्टी रहा। न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का सब्जेक्ट है वो, और उसमें मैं बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट का मतलब अलग अलग रिएक्शंस आप क्रिएट कीजिए और वो रिएक्शंस का जो बाई प्रोडक्ट है वो रेडिएशन, लाइट के नाम से, वो जब लाइट आएगी वो लाइट को आप मेजर करेंगे और उसके हिसाब से वो रिएक्शन आप स्टडी करेंगे। ये मेरा स्पेशलाइजेशन रहा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में काम कर रहा था तो एकाएक मुझे एक मौका मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई और पूछा गया कि भाई आप इसरो में आके जो चांद वाला जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट हम बना रहे हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट में क्या आप आके शामिल होंगे। तो मैं गुजरात में था और मुझे जाना था केरला। तो मैं रोड पे खड़े हुए, रोड पे तभी का तभी जैसे एक सवाल मुझे पूछा गया कि क्या आप ये चांद वाले प्रोजेक्ट में आप शिरकत करेंगे, तो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि भाई, और मुझे ये बताया गया कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट ये अगर सक्सेसफुल होता है ये जाके चांद पे गिरेगा। तो मैं ये मान रहा था कि सिर्फ चांद की इर्द गिर्द घूमने वाला एक्सपेरिमेंट है, वो मुझे इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था। जैसे उन्होंने कहा कि और ये प्रेसिडेंट कलाम की जो ख्वाहिश है जिसमें ये इंस्ट्रूमेंट आप बनाएंगे और वो जाकर चांद पे गिरेगा। जैसे उन्होंने कहा चांद पे गिरेगा, अभी भी जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैं बोला कि ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा। फिर तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर था इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च डीएई वाले इंस्टीट्यूट में। उसको मैं बोला कि भाई मैं वहाँ छोड़ दूंगा उसको, वो छोड़कर मैं फिर इसरो जाऊँगा। तो मुझे मुलाकात की गई इसरो चेयरमैन से। इसरो चेयरमैन ने बताया कि भाई आपको ये है, आपका इस्तेकबाल है, आप आइए, आपका स्पेशलाइजेशन है। मेरा स्पेशलाइजेशन ये था कि मैं वैक्यूम एक्सपर्ट था और स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट के अलावा। वैक्यूम एक बहुत हाईटेक वर्ड है, वो उसकी गुफ्तगू बाद में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो मौका मिला मुझे महज इसके लिए कि चांद पे भी वैक्यूम है। चांद पे इतना कम मतलब एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं रहने के भी ग्रेड्स हैं। जो कम से कम इख्तियार में एटमॉस्फेयर नहीं है उसको क्रिएट करना मेरा चैलेंज था और उसके लिए मुझे ऑफर मिला और इस तरीके से मैं डीएई से डीओएस में इंडक्ट किया गया। और वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि जब आप रोड पे देखते हैं पोल्यूशन चेक मारुति वैन में, वो लोग चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस आपके पास हैं क्या। ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट बनाना था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बनाकर चांद पे अगर भेजना है तो वो स्पेस में उस इंस्ट्रूमेंट को सर्वाइव करना है। तो 12 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाया। वो प्लान का नाम था कमर्शियल ऑफ द शेल्फ इंस्ट्रूमेंट। लीजिएगा आप उसको
कॉर्ड्स कहते हैं, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, COTS। कॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट मतलब ये कि आपके पास आईफोन है, अगर आप आईफोन को आप ऊपर से फेंकेंगे वो गिर के टूटेगा नहीं, सैमसंग फेंकेंगे टूट जाएगा। आईफोन इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि वो अच्छे से बना हुआ है। उसी तरीके से कोई चीज़ अगर आपको चांद पे भेजना है तो उसको बहुत अच्छे से आपको बनाना है। उसका इंग्लिश में कहेंगे रगेडाइजेशन, रगेड, उसको रगेड बनाना है। वो स्पेस में जाएगा जहाँ पर बिल्कुल कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बिना उसमें वैक्यूम में काम करना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि इसरो में कभी किसी ने किया नहीं था। कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं और आप उसको स्पेस में चला रहे हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसको अमली जामा पहनाने में हमको 4 साल लगे। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, इसरो के कोई लोगों को पता नहीं था। और मुझे जो चैलेंज दिया गया, महज यही चैलेंज था कि साहब आप कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट बनाइएगा और उसको चांद पे चलाइएगा। तो यकीन मानिएगा आप, ये 4 साल में, मैं हैदराबाद से हूँ, ऐसे त्रिवेंद्रम में काम किया, मैं एक बार भी 4 सालों में हैदराबाद नहीं आया। रात दिन में हर रोज़ 12 से 15 घंटों तक काम किया। और वो इंस्ट्रूमेंट को क्वालिफाई करने के लिए इसरो में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स है, क्वालिफिकेशन करना है। वो इंस्ट्रूमेंट को हमने क्वालिफाई किया, इंस्ट्रूमेंट क्वालिफाई हुआ। वो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट चांद पे जाकर मून इम्पैक्ट प्रोब में 22 मिनट तक काम, सिर्फ 22 मिनट के लिए हमने 4 साल तक काम किया। और वो 22 मिनट में काम किया सक्सेसफुली। उसने बहुत सारे गैसियस स्पीशीज उसने देखे। और पानी, वाटर जो H2O है, बहुत ही कम मकदार में H2O है। उसका डिस्कवरी जब पहले अगर किसी ने किया है इन सीटू, मतलब ऑन साइट किया है, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट ने किया। कल को कभी भी पता चलेगा कि सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट काम करने वाला चांद के ऊपर, वाटर को डिस्कवर करने वाला इंस्ट्रूमेंट वही है। CHACE वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है। बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। आर्टेमिस नाम का नासा का एक प्रोग्राम है जिसमें वो लोग इंसानों को ले जाकर चांद पे काम करने वाले हैं अगले 5 सालों में। वहाँ पर भी वो लोग सिर्फ वही कॉपी कर रहे हैं जो हमने 12 साल पहले किया था, जिसका नाम है क्वालिफाइंग कॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट्स। चंद्रयान ही प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं ना अभी। ये चंद्रयान 1 पहला वाला चंद्रयान वाला, उसमें मुझे मिला था ये ऑप्शन और मैं गया था। जी सर, अगर हम और भी हमारी कम्युनिटी के अंदर देखते हैं तो आपको शायद किसी से मुलाकात हुई होगी जिसमें इसरो है या कोई और भी स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है जिसमें एसोसिएशन था मुस्लिम्स का। थोड़ा उनके बारे में बताइए ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चूँकि मैं गुजरात में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर नाम का एक सेंटर है जिसमें 2000 लोग काम करते हैं। और मैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम किया 5 साल। वहाँ पर कम से कम 2 से 3000 लोग काम करते हैं। और इसरो में आईसैक नाम का एक सैटेलाइट सेंटर है, वहाँ पर 1500 लोग काम करते हैं। ऐसे तो मैं सारे के सारे 7000 लोगों को मैं जानता नहीं, लेकिन जितने लोगों को मैंने देखा, जितने लोगों को मैं जानता हूँ और जिनसे मैं पहचान हुई, जिस तरीके से एजुकेशन में और दूसरे टेक्नोलॉजी और मेडिसिन साइंस वगैरह में माइनॉरिटी उनका कंट्रीब्यूशन है, इसरो में उससे कम इख्तियार में है। जैसे कि मे बी कुछ 2-4% या 1%, मतलब 1% मतलब 1000 में आपको मिलने थे इतने सारे, उतने भी नहीं मिल रहे मुझे लोग। बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का और बहुत कम लोगों से मेरा सामना हुआ। जी सर, अगर हम अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर इन द स्कूल में है या +2 लेवल पर है। कोई अगर ये सोचता है कि स्पेस के अंदर मुझे आगे बढ़ना हो तो क्या चीज़ें इख्तियार करें, ये क्या हैबिट्स बोलिए या क्या प्रोजेक्ट्स, क्या असाइनमेंट्स के ऊपर ये लोग काम करें अभी से हायर स्कूल में या फिर +2 लेवल पर, ताकि जो है उनका करियर इसके अंदर बढ़ सके। इसके जवाब के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि प्रेसिडेंट कलाम के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत गरीब घर से थे और छोटे से गांव में, कस्बे से थे वो। तो उन्होंने जब समंदर के किनारे ये परिंदों को उड़ते हुए देखा, जिस तरीके से, जिस आसानी से परिंदे उड़ रहे थे, उनके पंख जो ऑलमोस्ट पंख खड़े किए थे ऐसे, लेकिन फिर भी हवा में ऐसे लहरा रहे हैं, ये चीज़ें देखकर प्रेसिडेंट कलाम को सोचा जा रहा था कि क्या ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हमेशा प्रेसिडेंट कलाम के दिल में ये रहा कि ये सैयारा बन के आप कैसे आसमान में उड़ सकते हैं। उस किस्म से उन्होंने ख्वाब देखा और ऐसे वो बहुत बड़ी पढ़ाई, अगर उनकी किताबें पढ़ें आप, अगर उर्दू में हैं तो वो पढ़िएगा, विंग्स ऑफ फायर, यानी तो उनकी किताबें पढ़े तो अगर आपको पता चलेगा कि एक बहुत ही गरीब घर से, और जिनका कोई ज़्यादा ही नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक उमंग थी कि मैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करूँगा। और वो हमेशा सोचते रहे कि मैं कुछ ना कुछ
ऐसा कुछ करूँगा ज़िंदगी में जिससे मैं आगे बढ़ूँगा। तो प्रेसिडेंट कलाम को आप देखिए तो वो इंजीनियरिंग तक नहीं किए, वो सिर्फ डिप्लोमा किए। फिर उसके बाद उनको बहुत अच्छा सिलेक्शन जैसे एयरफोर्स वगैरह में, या नहीं तो एयरफोर्स एकेडमी कहीं था, वहाँ जॉब में उनको नहीं मिला। फिर इसरो में छोटे से एक पोस्ट से वो इंडक्ट होकर प्रोजेक्ट लीडर बने। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब ये है कि आप दिल में ऐसी उमंग रखें, जैसे हम लोग सब क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग तो सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। जिस तरीके से हमने देखा है कि हैदराबाद में हमारे पास से एक लड़का जाकर बहुत फेमस बॉलर बना है, लेकिन हम लोग इतने लोग बॉलिंग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग सिराज जैसे नहीं बन सकते। लेकिन कोशिश आप करते रहिए, कोशिश करते रहेंगे। क्रिकेट में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी सिराज बन सके, लेकिन स्पेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आपने अभी बताया, इसरो के अलावा प्राइवेट कंपनीज में, यानी तो बाहर दूसरे कंट्रीज में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हम लोग सिर्फ एक लेबर की तरह क्यों जाएं? हम लोग जाकर गल्फ में सिर्फ एसी टेक्नीशियन क्यों बने? गल्फ में आज दुबई जो है एक पहला कंट्री है इंडिया के बाद जिसका सैयारा प्लैनेट मार्स में पहले अटेम्प्ट में पहुंच चुका है, और दुबई की तरफ से एक रोवर जाकर चांद पे उतरने वाला है। तो आप स्पेस साइंटिस्ट बनकर दुबई जाइए आप, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली जब आपने जो बोला कि लड़कों को करना क्या चाहिए, बच्चे बच्चियों को, वो ये है कि अगर आप सोचें कि आपके पास चार दीवारियां बहुत अच्छी नहीं रही हो, आपके पास एसी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई बिल्कुल नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बहुत पिछड़ी हुई ज़िंदगी से मैं आगे बढ़ के मैंने जो हासिल किया है, मेरे वक्त बहुत सारी मुश्किलें थी, वो सारी मुश्किलों को मैं आगे बढ़, आप ये बच्चों के लिए तो बहुत आसान है आज की तारीख में, बहुत सारे जरिए हैं, वो जरियों से ये बच्चे आगे जा सकते हैं। लेकिन जज्बा और कोशिश करना है। प्लान ए हमेशा रखिए, फेल होते हैं तो प्लान बी में जाइए। प्रेसिडेंट कलाम को प्लान ए कभी नहीं मिला, प्लान बी मिला था, उसके बाद फिर प्लान ए में आए हो। टीचर्स के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा अगर इस लाइन में बच्चों को आगे बढ़ाना हो, तो टीचर्स क्या करें उनकी क्लास में? ऐसा ये बहुत अहम सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ये सारे इंटरव्यूज में सबसे मेरे दिल को छूने वाला सवाल यही है। प्रेसिडेंट कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आए थे 7-8 साल पहले। तो वो प्रेसिडेंट कलाम जब पोडियम पे आए तो कई हज़ारों से बच्चे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के थे, स्कूल के बच्चे थे, टीचर्स थे। तो प्रेसिडेंट कलाम ने कहा कि अगर ज़िंदगी में कुछ भी हमारा देश आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में इंसान को कुछ भी हासिल करना है, तो जो ऊपर वाला है, जिसको भी अगर आप जो भी मानते हैं, गॉड मान लीजिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, उनके बाद अगर कोई बड़ा मुकाम पाता है या पाती हैं तो वो टीचर है। और ये भी कहा उन्होंने कि प्राइमरी स्कूल टीचर है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर इतना बड़ा मुकाम रखती है ये बच्चों की ज़िंदगी में, यही उनको आगे बढ़ाती है, उन्होंने कहा। तो और जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं वगैरह हैं, उनका बहुत बड़ा मुकाम इस तरीके से है कि उन्हीं की वजह से बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं तेलुगु मीडियम में जो मेरे टीचर्स ने बताया, कई सारे एग्जांपल्स काश मैं दे के बता सकता आपको। मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने कभी देखा नहीं मेरी जात क्या है, मेरा रंग क्या है, मैं कौन हूँ, क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया। तेलुगु में मैं एसए रेटिंग में मैं टॉप करता था कई मेरे क्लासेस में। हालांकि मेरे क्लास में ब्राह्मण लड़के भी थे, मेरे टीचर्स ब्राह्मण्स थे, लेकिन मैं जिस तरीके से मैं घर में मादरी जुबान उर्दू बोलता हूँ, जैसे उर्दू, तो मैं तेलुगु में पहले स्टैंड आउट कर रहा था। क्योंकि टीचर्स की वजह से। तो मैं सारे टीचर्स से यही कहना चाहूंगा कि आप ही के हाथ, आप ही के दारो मदार है ये बच्चों की जिंदगी। आप ये बच्चों को अगर इंस्पायर करें, ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। मकबूल सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा कि स्पेस को एक जनरल सेंस में स्पेस क्या होता है, उस पर हमने बात की। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि इसरो और नासा जैसे एजेंसीज़ की कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। और तीसरी चीज़ हमने ये भी देखा कि जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है स्पेस इकोसिस्टम के अंदर, ख़ासतौर पे स्टार्टअप्स नए आने के बाद सब इंजीनियर्स के लिए इसके अंदर गुंजाइश है, इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।